गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी तक की पुरानी जो हमने पिछली फंडामेंटल की क्लासेस पढ़ी हैं, उन सारी क्लासेस के अंदर हमने आपकी फर्स्ट यूनिट के जो सभी टॉपिक्स थे लगभग सभी को कवर अप कर लिया है। मतलब लगभग हमारी फर्स्ट यूनिट जो है वो फिनिश हो चुकी है। तो CIIT कॉलेज के अंतर्गत जो आपके DC PGDCA का डिप्लोमा है, उसके आपके फर्स्ट सब्जेक्ट फंडामेंटल की फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए मैं आपको आपकी फ़र्स्ट यूनिट का रिवीजन बता देती हूँ कि फ़र्स्ट यूनिट में हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े थे और उन टॉपिक्स के अंदर क्या था। तो सबसे पहले आपकी है कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन पर कि कंप्यूटर होता क्या है, क्योंकि फंडामेंटल सब्जेक्ट जो है हमारा वो यहीं से शुरू हुआ है कि कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कंप्यूटर हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो निर्देशों को नियंत्रित करती है, डेटा पर प्रोसेस करती है और उसका रिजल्ट हमें प्रदान करती है। तो ये है हमारी कंप्यूटर की एक छोटी सी डेफिनेशन। कंप्यूटर में डेटा को इनपुट डिवाइसेस के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है और आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा हमें उसका रिजल्ट मिलता है। प्रोसेस करने के लिए इसमें CPU जो है वो एक डिवाइस लगी हुई होती है। तो और गणितीय गणनाएं करने के लिए या लॉजिकल कार्य करने के लिए इसमें ALU का प्रयोग किया जाता है। तो अगर कंप्यूटर की परिभाषा की बात करें तो कंप्यूटर जो है उसकी परिभाषा यही है कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो निर्देशों को नियंत्रित करती है और डेटा पर प्रोसेस करती है। अब बात करते हैं कंप्यूटर के फुल फॉर्म की कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है हमारा कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्निकल, एजुकेशनल एंड रिसर्च। ये है कंप्यूटर का फुल फॉर्म जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर, ये है आपका कंप्यूटर कि नॉर्मली जो कंप्यूटर है हमारे वो कैसे दिखते हैं। तो नॉर्मली हमारा कंप्यूटर कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें एक मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, CPU होता है और माउस होता है। अगर ये चार चीज़ें आपके पास बेसिकली हैं तो आप कंप्यूटर को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये उसकी बेसिक नीड है। अब यहाँ पर आपको दिया है कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम से मतलब होता है कि कंप्यूटर जो है आपका वो कैसे कार्य करता है। तो कंप्यूटर जो है हमारा वो इस तरह से कार्य करता है कि सबसे पहले इनपुट डिवाइस जो है उनकी सहायता से कंप्यूटर को इनपुट दिए जाते हैं। इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत माउस, कीबोर्ड, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। उसके बाद इनपुट डिवाइस के द्वारा जो भी निर्देश दिए जाते हैं वो निर्देश जाते हैं CPU में। CPU के बाद वो निर्देशों को पहले मेमोरी में भिजाते हैं, मेमोरी उन्हें CPU में ट्रांसफ़र करती है और फिर ये चेक किया जाता है कि वो जो दिए गए निर्देश हैं उन्हें ALU या CU किसके द्वारा पूरा किया जाएगा। फिर वापस जो भी निर्देश आपने दिए हैं वो मेमोरी में आएंगे और फिर आपको आउटपुट डिवाइसेस की सहायता से रिजल्ट मिलेगा। तो ये है कंप्यूटर की प्रोसेस कि कंप्यूटर जो है हमारा वो वर्क कैसे करता है। तो कंप्यूटर जो है वो वर्क हमारा करता है इनपुट, आउटपुट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के आधार पर। अब नेक्स्ट है कंप्यूटर की विशेषताएं कि कंप्यूटर की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो कंप्यूटर की सबसे पहली विशेषता है उसकी गति। कंप्यूटर जो है हमारा वो बहुत ही हाई स्पीड में काम करता है। दूसरा है एक्यूरेसी मतलब कि शुद्धता कि कंप्यूटर जो है वो जो भी रिजल्ट हमें देता है वो बहुत ही शुद्ध होते हैं, सही होते हैं। तीसरा है स्टोरेज कैपेसिटी मतलब आप इसमें कितनी भी सारी फाइल्स को, कितने भी अमाउंट ऑफ डेटा को, कितनी भी इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट, ऑडियो सब कुछ सेव कर सकते हैं कंप्यूटर में। तीसरा है इसका चौथी है इसकी विशेषता डिलीजेंस। डिलीजेंस मतलब कि कंप्यूटर जो है वो हमेशा एक जैसा काम करता है कि ऐसा नहीं होता कि आप बहुत देर तक कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं तो कंप्यूटर के वर्क करने की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है। ऐसा कंप्यूटर के साथ नहीं होता है। तो कंप्यूटर जो है वो एक तरह से काम करता है मतलब और हर तरह के काम करने में, जिस काम को करने के लिए उसे बनाया गया है वो उस काम को पूरी तरह से करने में सक्षम होता है। तीसरा है वर्सेलिटी। वर्सेलिटी मतलब सार्वभौमिकता। कंप्यूटर जो है उसे हम हर क्षेत्र में प्रयोग कर सकते हैं और उससे हम एक साथ कई सारे कार्य करवा सकते हैं। यह है कंप्यूटर की हमारी अगली विशेषता। इसके बाद है रिडक्शन ऑफ पेपर वर्क मतलब कि पेपर वर्क जो है वो कंप्यूटर के आने से हमारा बहुत कम हो गया है। जैसे आप अभी मान लें जो अभी चल रहा है डिजिटल पेमेंट, उससे हमारा जो कैशलेस पेमेंट हो रहा है हमारा, उससे हमारे पेपर वर्क मतलब कि हम करेंसी बहुत कम यूज़ कर रहे हैं और हम डिजिटली अपना पेमेंट एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये भी कंप्यूटर की सहायता से ही हो पाया है पॉसिबल। तो ये सारी हैं कंप्यूटर की विशेषताएं।
अब बात करते हैं कंप्यूटर की लिमिटेशंस की, कि कंप्यूटर की सीमाएं कौन कौन सी हैं। तो कंप्यूटर की सीमाओं में सबसे पहली ऐसे जो सीमा है कि ये है कि ये एक प्रोग्राम्ड बेस्ड मशीन है, मतलब जो जिस तरह से इसे डिज़ाइन किया गया है ये सिर्फ वही काम कर सकती है, उसके अलावा इससे आप कोई और काम नहीं करवा सकते। इसके अलावा दूसरी जो विशेषता है वो ये है कि अगर आप कंप्यूटर को किसी तरह का कोई गलत निर्देश दे देते हैं तो वो उस गलत निर्देश को करेक्ट नहीं करता है, उसी गलत निर्देश पर प्रोसेस करता रहता है। तीसरा इसकी जो है सीमा वो ये है कि इसमें लॉजिकल, मतलब कि आप इससे किसी तरह का अगर लॉजिकल काम करवाना चाहते हैं, आप टेस्ट करना चाहते हैं कि आपने कुछ काम कंप्यूटर को दिया है और वो खुद से उसको पूरा परफॉर्म कर ले, तो ऐसा पॉसिबल कंप्यूटर के क्षेत्र में नहीं हो पाता। जो भी यूज़र द्वारा उसे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वो उन सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए ही अपना काम कर पाता है। ठीक है, तो ये थी कंप्यूटर की लिमिटेशंस। अगला है कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट। तो कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट मतलब कि कंप्यूटर के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। तो कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट में सबसे पहला है हमारा हार्डवेयर, कि कंप्यूटर किन किन चीज़ों पर आधारित होता है मेनली। तो कंप्यूटर जो है हमारा वो मेन 3 चीज़ों पर आधारित होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूज़र। हार्डवेयर जो होते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर, वो सारे उपकरण होते हैं जिन्हें आप टच कर सकते हो, जिन्हें आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हो। वो सारे चीज़ें वो सारे उपकरण हैं वो होते हैं हमारे हार्डवेयर। वो इनपुट डिवाइसेस भी हो सकती हैं, वो आउटपुट डिवाइसेस भी हो सकती हैं, वो स्टोरेज डिवाइसेस भी हो सकती हैं। ये सारे जो हैं वो हमारे हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। दूसरे हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब कि ऐसे प्रोग्रामों का समूह, ऐसे इंस्ट्रक्शंस जिनकी सहायता से आप कंप्यूटर में कोई भी निर्देश देते हैं, वो कहलाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। और तीसरी जो इसके कॉन्सेप्ट है, मतलब इसके अवधारणा की जो तीसरा चीज़ है वो है यूज़र, मतलब कि हम लोग जो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं वो कहलाते हैं कंप्यूटर यूज़र्स, या जो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं वो भी यूज़र्स ही कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं कंप्यूटर यूज़र्स। तो ये था कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं कंप्यूटर की जनरेशंस की। तो कंप्यूटर की जो जनरेशंस हैं उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको कंप्यूटर की सभी जनरेशंस जो थी हमारी, उन सभी तरह की जनरेशंस के कंप्यूटर्स दिखाई देंगे। सबसे पहले ये है आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर, कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर हमारा इतने बड़े साइज़ का था, उसके बाद जैसे पूरे के पूरे एक रूम में रखा जाता था। ये है हमारे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर, जिससे इनका साइज़ जो है वो हमारा थोड़ा कम हो गया। फिर ये है हमारे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर, और ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर, और ये है हमारे लास्ट 5th जनरेशन के कंप्यूटर, जिन्हें हम अभी करेंटली यूज़ कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे फिर आगे है हमारी कंप्यूटर की जनरेशंस। कंप्यूटर की जनरेशंस के बारे में आपको बताने जाएं तो कंप्यूटर की पहली जनरेशन जो है उसमें वैक्यूम ट्यूब और पंच कार्ड का यूज़ किया जाता था। ये जो इमेज है ये है हमारी वैक्यूम ट्यूब की इमेज। इस ट्यूब का यूज़ किया जाता था कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए। तो फर्स्ट टाइम जो जहाँ पर यूज़ किए जाते थे वो थी वैक्यूम ट्यूब, पंच कार्ड और मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम। और इस जनरेशन में जो हमारे पास कंप्यूटर आए फर्स्ट जनरेशन के, वो थे हमारा ENIAC, ADVAC और TVL 701। फिर सेकेंड जनरेशन की बात करें तो सेकेंड जनरेशन जो है वहाँ पर हमें ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर प्रोसेसिंग के लिए, और ट्रांजिस्टर के बाद मेमोरी के लिए यूज़ किया गया यहाँ पर मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप ये हमारे हार्डवेयर्स थे। और अब अगर हम इसके सॉफ्टवेयर्स की बात करें कि सेकेंड जनरेशन में हमें कौन सा सॉफ्टवेयर मिले, तो यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग सिस्टम मिला। और पहले की तुलना में, मतलब फर्स्ट जनरेशन की तुलना में सेकेंड जनरेशन के जो हमारे कंप्यूटर हैं उन कंप्यूटरों की कॉस्ट और खपत जो है वो बिजली की वो कम हो गई। यहाँ पर आपको ये शो हो रहे हैं सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के नेम। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। तो थर्ड जनरेशन की जो हमारे कंप्यूटर है वहाँ पर ट्रांजिस्टर की जगह पर यूज़ किया गया आईसी का। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड चिप।
इससे कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया और यहाँ पर मेमोरी के लिए बहुत लार्ज कैपेसिटी की हमें डिस्क मिल गई, जिससे हम अपनी फाइल्स को सेव कर सकते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम्स की अगर हमें बात करें तो हमें यहाँ पर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मिला और हमें कुछ ऐसे और सॉफ्टवेयर मिले जिनसे हम अपना काम जो है वो आसानी से कर सकते थे। यहाँ पर दिए हुए हैं हमें हमारे थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उनके नाम, IBM 360, CDC 6600 और PDP 8 और 11। PDP 8 जो है वो है हमारा सबसे पहला मिनी कंप्यूटर जो हमें थर्ड जनरेशन में मिला था। इसके बाद आते हैं हम फोर्थ जनरेशन की तरफ। तो फोर्थ जनरेशन में जो है वो IC के साथ साथ VLSI का भी यूज़ किया गया टेक्नोलॉजी के लिए और कंप्यूटर की जो स्पीड है उसे बढ़ाने के लिए। यहाँ पर हमें और भी कई सारी मेमोरी मिली जिससे कि हम अपनी फाइल्स को ज़्यादा अच्छी तरीके से बड़ी बड़ी फाइल्स को सेव कर सकते थे। इसके बाद यहाँ पर जो है अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर में हमें मिले GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिनसे हम अपना काम कर सकें और अपनी फाइलों को इजीली क्रिएट कर सकें। ये जो यहाँ पर आपको दिए हुए हैं ये हैं आपके फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के नेम। अब आते हैं हम फिफ्थ जनरेशन पे। तो फिफ्थ जनरेशन में यहाँ पे IC के साथ ULSI टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया। इस टेक्नोलॉजी में आपको जो कंप्यूटर की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और यहाँ पे हमें कंप्यूटर पर काम करना इजी हो गया। कंप्यूटर इस जनरेशन के कंप्यूटर जो है वो साइज में छोटे हो गए और इनका कॉस्ट इतना हो गया कि सामान्य व्यक्ति उन्हें परचेस करके अपने घर और ऑफिस में यूज़ कर सके। यहाँ पर हमें फिफ्थ जनरेशन में मिली मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स। मल्टीमीडिया मतलब कि एक ही सॉफ्टवेयर की सहायता से आप कई सारे काम कर सकते हैं, तो वो कहलाए हमारे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। और यहाँ पर जो आपको ये दिए गए हैं ये हैं आपके फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स के नेम। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी कंप्यूटर की जनरेशन के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि मदरबोर्ड जो है वो हमारे कंप्यूटर का एक मेन बोर्ड होता है जो सभी तरह की चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। कि कंप्यूटर में जब आप उसका ऑन करते हैं तो पावर सप्लाई जो है वो मदरबोर्ड से ही जाती है। कंप्यूटर की जो मेमोरी है, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है, रैम और रोम, वो भी हमें यहीं पर मिलती है। ये हमारा पावर सप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है। ये स्लॉट हमारा रैम के लिए यूज़ किया जाता है। ये हमारा CPU है, ये हमारा एक को प्रोसेसर है, ये जो है ये आपकी रोम है और ये आपके CMOS सेल जहाँ से आपको आपकी घड़ी की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती है और ये उसका अदर डिटेल। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि हमने जो मदरबोर्ड के पोर्ट पढ़े थे उनके बारे में कि मदरबोर्ड के पोर्ट कौन कौन से हैं। तो ये है हमारे मदरबोर्ड का बाहरी हिस्सा जहाँ से हमें मदरबोर्ड दिखाई देता है। तो ये है हमारा पहला पोर्ट जो है हमारा PS2 माउस के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा ये जो सेकंड वाला पोर्ट है ये हमारे PS2 कीबोर्ड के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये है हमारा पैरेलल पोर्ट ये है हमारा पैरेलल पोर्ट थर्ड नंबर पर और फोर्थ नंबर पर दिया हुआ है हमें सीरियल पोर्ट। फिफ्थ नंबर पर हमें दिया है IEEE पोर्ट। 6 नंबर पर हमें दिया है ये ऑडियो के लिए अलग से ऑडियो पोर्ट। फिर ये दिया हुआ है हमें 7th नंबर पे ईथरनेट पोर्ट, मतलब कि आपकी इंटरनेट से कनेक्ट, अगर आप केबल से अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर हमारा यूज़ किया जाता है ईथरनेट पोर्ट, जो मैंने आपको इंटरनेट पोर्ट के रूप में बताया था। और ये है जो है ये चारों 8th नंबर पर ये है हमारे USB पोर्ट। उसके बाद ये जो है ये है हमारे ऑडियो पोर्ट ही, लेकिन ये छोटे मिनी जैक पोर्ट है। और फिर ये है ये भी हमारा साउंड के लिए ही यूज़ किया जाने वाला है। तो ये है हमारे मदरबोर्ड के बाहर से शो होने वाले पोर्ट जिनसे हम अपनी सभी तरह की डिवाइसों को कनेक्ट करके कंप्यूटर में अपना काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बूटिंग प्रोसेस कि कंप्यूटर जो है जब हम वो स्टार्ट करते हैं तब कंप्यूटर हमारा कैसे शुरू होता है, कैसे काम करता है और कैसे कैसे प्रोसेस हमारी बूटिंग प्रोसेस की चलती है। तो जैसे ही हमारी बूटिंग प्रोसेस होती है
तो हम अपने कंप्यूटर को जब नॉर्मली स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले वो अपनी बायोस फाइल को चेक करता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम फाइल्स। वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम फाइल्स जो है वो अपना सबसे पहला जो है टेस्ट, पावर टेस्ट वो करती है, और वो पावर जो है वो मदरबोर्ड को पहुंचाती है। मदरबोर्ड फिर सीपीयू को पावर देता है, जब पावर स्टेबल होता है सिर्फ तभी। उसके बाद बायोस जो है वो सभी तरह की डिवाइसेस को, सभी तरह की मेमोरी, हार्डवेयर, सभी तरह की डिवाइसेस को चेक करता है और सारी फाइलों को ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड कर देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जब सभी तरह की फाइल्स लोड हो जाती है तो बूटिंग प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो जाती है, और उसके बाद हमें हमारे मॉनिटर पर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की फर्स्ट स्क्रीन जो है वो डिस्प्ले हो जाती है। ये थी हमारी बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस के बाद अगला ये जो टॉपिक है हमारा वो है कंप्यूटर के प्रकार, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। तो कंप्यूटर को अलग अलग आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। कंप्यूटर को उसके एप्लीकेशंस के आधार पर, मतलब उसके अनुप्रयोग के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। साइज के आधार पर, मतलब आकार के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, और पर्पस के आधार पर, मतलब उद्देश्य के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशंस के आधार पर कंप्यूटर की। एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार का है: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर हमारे वो कंप्यूटर होते हैं जिन्हें आप भौतिकी के कार्यों में, जैसे दबाव चेक करने के लिए या टेम्परेचर चेक करने के लिए यूज करते हैं। दूसरे हैं डिजिटल कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर जो अंकों में कैलकुलेशन करते हैं वो कहलाते हैं हमारे डिजिटल कंप्यूटर। तीसरे हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर जिसमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के ही गुण समाहित होते हैं, वो कहलाते हैं हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर। फिर बात करते हैं साइज के आधार पर, कि साइज के आधार पर कंप्यूटर हमारा कितने प्रकार का होता है। तो साइज के आधार पर कंप्यूटर जो है हमारा वो 4 प्रकार का होता है: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो है वो हमारे ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें आप घर में, ऑफिस में, कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये इतने महंगे नहीं होते हैं और इनसे आप अपने सामान्य कार्य कर सकते हैं। दूसरे हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो है हमारे वो ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनकी सहायता से जो कंपनीज हैं उनमें काम किया जाता है। इसे एक मेन सर्वर की तरह यूज किया जाता है, और क्योंकि इसमें पैरेलल सीपीयू आवश्यकता अनुसार लगाए जा सकते हैं तो इसे छोटी कंपनियों द्वारा यूज किया जाता है। फिर है हमारा अगला मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है हमारे वो ऐसे कंप्यूटर हैं जिनकी स्पीड, जिनकी कॉस्ट, जिनकी मेमोरी और जिनकी क्षमता जो है वो माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर दोनों से ही अधिक होती है, और इन्हें बड़ी कंपनियों में यूज किया जाता है। कई बार इन्हें इंट्रानेट के लिए सर्वर के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं। फिर है फोर्थ सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है हमारे वो सभी कैटेगरीज के सभी कंप्यूटरों से साइज में बड़े होते हैं, इनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, इनकी क्षमता ज़्यादा होती है और इनकी मेमोरी भी ज़्यादा होती है बाकी सभी कंप्यूटर्स से। तो ये है हमारे 4 साइज के आधार पर कंप्यूटर। अब है पर्पस के आधार पर, मतलब उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर। तो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर हमारे 2 प्रकार के हैं: जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस कंप्यूटर मतलब कि वो कंप्यूटर जिन्हें सामान्य उद्देश्य के लिए बनाया जाता है वो कहलाते हैं हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर। और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर मतलब जिन्हें किसी एक विशेष काम को पूरा करने के लिए ही बनाया गया है। जैसे मौसम की जानकारी के लिए जो कंप्यूटर होगा वो सिर्फ मौसम की जानकारी ही हमें दिखा पाएगा। अगर स्पेस में हम कोई यूज़ कर रहे हैं किसी उपग्रह के लिए तो वो जो है वो हमारा उसी स्पेस के कार्य के लिए यूज़ किया जाएगा। मतलब इनका एक विशेष कार्य होता है और इनका सीपीयू उसी तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये कंप्यूटर जो है सिर्फ वही कार्य कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई कार्य नहीं कर सकते। जबकि जनरल पर्पस कंप्यूटर जो है वो हमारे एक से अधिक कार्य कर सकते हैं। मतलब उसी पे आप अपनी फाइल बना सकते हैं, उसी पे ऑडियो देख सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। तो ये रहे हमारे पर्पस के आधार पर कंप्यूटर, और ये सारा हमारे कंप्यूटर के सारे प्रकार, एप्लीकेशंस के आधार पर, साइज के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर। अगले हैं हमारे
जो है पर्सनल कंप्यूटर के प्रकार, कि हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर है वो कितने प्रकार का होता है। पर्सनल कंप्यूटर के प्रकार हमें यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। सबसे पहला डेस्कटॉप। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होते हैं वो हमारे ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें आप एक डेस्क पे रखकर प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद इसी श्रेणी में आते हैं हमारे लैपटॉप। लैपटॉप्स जो हैं वो हमारे पोर्टेबल कंप्यूटर हैं, अर्थात जिन्हें आप चार्ज करके कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं और जितने काम आप अपने डेस्कटॉप पर जैसे कर सकते हैं, सेम वही तरह के काम जो है वो आप अपने लैपटॉप पर भी कर सकते हैं। उसके बाद टैबलेट। टैबलेट जो है हमारा वो भी एक पोर्टेबल कंप्यूटर की श्रेणी में आता है, पर इसमें हम वो सारे काम पूरी उतनी अच्छी तरह से, उतनी सुविधाजनक तरीके से नहीं कर सकते जो हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कर सकते हैं। उसके बाद है पीडीए। पीडीए जो है वो हमारा एक ऐसा असिस्टेंट है जिससे हम अपनी पर्सनल जो सारी इंफॉर्मेशन है उसमें हम सेव कर सकते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट, ईमेल, सभी तरह की अगर हमें कोई फाइल्स बना कर रखनी है तो वो हम अपने पीडीए में बना रख सकते हैं। इसका नाम भी है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। उसके बाद गेमिंग जो है, गेमिंग के लिए भी कुछ अलग तरह से कंप्यूटर आजकल डिज़ाइन किए जाने लगे जिन पे आप हाई रेजोल्यूशन वाले गेम्स खेल सकते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे गेमिंग कंसोल पर्सनल कंप्यूटर। फिर है पाम टॉप या पाम टॉप। पाम टॉप भी हमारा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर ही है जिससे आप अपने टैबलेट की तरह कोई भी काम कर सकते हैं। बस टैबलेट जो है वो हमारा टच स्क्रीन है और पाम टॉप में हमारा यहाँ पर हमें कीज भी दी हुई है। इसके अलावा स्मार्टफोन और कैलकुलेटर जो है वो भी हमारे लगभग कंप्यूटर की श्रेणी में ही आती है, क्योंकि शुरुआत जो है कंप्यूटर की वो कैलकुलेशन से ही हुई थी। नेक्स्ट है मेमोरी, कि कंप्यूटर की जो है वो मेमोरी कितने टाइप की होती है। तो ये जो आपको यहाँ पर मेमोरी के टाइप्स शो हो रहे हैं, ये कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स हैं। तो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी जो है वो दो प्रकार की है, रैम और रोम। इनके बारे में हमने पहली क्लास में भी पढ़ा था इससे पहले। और रैम जो है वो हमारे उसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम के टाइप्स SRAM एंड DRAM और रोम के टाइप TROM, EPROM और EEPROM। यहाँ पर जो अगली इमेज है उसमें आपको मेमोरी के सभी तरह के जो मेमोरी यूनिट्स हैं, जहाँ से आप अपनी मेमोरी को मेजर कर सकते हैं कि आपकी जो फाइल है या आपके कंप्यूटर की या आपके फ़ोन की जो मेमोरी है वो कितनी है। तो कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी जो है वो है हमारी बिट, और 8 बिट मिलाकर हमारा 1 बाइट बनता है। और फिर उसके बाद 1024 बाइट से 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट से 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट से 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट से 1 पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट से 1 ज़ेकाबाइट, 1024 ज़ेकाबाइट से 1 ज़ेटाबाइट, और ज़ेटाबाइट जो है 1024 ज़ेटाबाइट से योटाबाइट, और 1024 योटाबाइट से 1 ब्रोनोबाइट, 1024 ब्रोनोबाइट से 1 हमारा जियोबाइट। तो ये जो हमारा जियोबाइट है ये कंप्यूटर की सबसे हाईएस्ट मेमोरी है जिससे आप किसी भी चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये है आपका मदरबोर्ड का डायग्राम। ये है आपका मदरबोर्ड एक्चुअली जो जैसा दिखता है, और ये उसका एक ब्लॉक डायग्राम जिसमें आपको सभी तरह के पोर्ट यहाँ पर क्लियरली दिख रहे हैं। और इसके बारे में हमने पहले भी अभी के वीडियो में पढ़ लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की फर्स्ट यूनिट। कल से हम स्टार्ट करेंगे हमारी सेकंड यूनिट। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।